अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर में हम आइनी इदारे और ओहदे चैप्टर पढ़े हैं और इसमें आज हमारा लास्ट टॉपिक है विच इज़ नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल या कौमी सलामती कौंसिल। ये इदारा भी एक आइनी इदारा है और बुनियादी तौर पर इसको 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया था, बल्कि जब जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया और आइन को सस्पेंड कर दिया और जब आइन को बहाल किया गया तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के नाम से मुशर्रफ दौर के कुछ अहकामात थे जिनको नाफिज किया गया और उनको आइन का एक बाकायदा हिस्सा बनाया गया और ये इदारा उसी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंदर मौजूद है और अब ये इदारा यानी कौमी सलामती कौंसिल पाकिस्तान के दस्तूर का एक हिस्सा बन चुका है। बेसिकली इस इदारे का काम मुल्क की सलामती को दरपेश आने वाले मसाइल का जायज़ा लेना है और इसमें नेशनल इंटेग्रिटी, नेशनल सोवरेनिटी से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं और उसके साथ साथ जो क्राइसिस मैनेजमेंट हैं, ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक़ उन मसाइल से होता है जो कि मुल्क की सलामती को जिनसे ख़तरा दरपेश होता है या जो किसी किस्म के आइनी बहरान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसको आसान लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि मुल्क में बार बार मार्शल लॉ लगता रहा है और उसका एक रीज़न ये रहा है कि मुल्क के अंदर कुछ ऐसे कौमी और सियासी जो मसाइल थे वो इस तरह के पैदा होते थे कि फ़ौज को बार बार कौमी मसाइल को और इंतशार को उससे बचाने के लिए हुकूमत को टेक ओवर करना पड़ता था। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए किया गया कि इस इदारे का क़याम अमल में लाया गया। इस इदारे के क़याम के ज़रिए फ़ौज को आइनी तौर पर सियासी और कौमी अमूर में अपनी राय के इज़हार का मौका दिया गया है ताकि फ़ौज को दोबारा से सियासी इदारों को टेक ओवर करके हुकूमत को संभालने की ज़रूरत पेश ना आए या मार्शल लॉ लगाने की ज़रूरत पेश ना आए। इसलिए इस इदारे के तहत जितने भी कौमी मसाइल हैं जिनका ताल्लुक़ मुल्क की सलामती से, मुल्क के इंतशार से, कौमी मसाइल से होता है, उनको ज़ेर बहस लाया जाता है और ये क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए ये इदारा बेसिकली तख्लीक किया गया है ताकि आइंदा किसी भी किस्म के आइनी बुरहान से बचा जा सके। इस कौंसिल की तश्कील में कौंसिल का जो सरबराह है, इसकी तश्कील ऐसे होती है कि इसका सरबराह सदर मुमलिकत है। उसके अलावा इसके अंदर वज़ीर आज़म शामिल होता है, चारों सूबों के वज़राए आला शामिल होते हैं, सेनेट का चेयरमैन, कौमी असम्बली का स्पीकर और उसके अलावा जो अपोजिशन लीडर है वो और चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों अफवाज के सरबराहान इसके अंदर शामिल होते हैं। तो इस लिहाज से आप इस कौंसिल को देख सकते हैं कि मुल्क के तमाम अहम तरीन ओहदेदार और जितनी की पोस्ट हैं, चाहे वो सियासी हैं या इंतज़ामी हैं, वो सब के सब और फ़ौजी दिफाई जो की पोस्ट हैं वो भी सब ऑफिसर्स इसके अंदर शामिल होते हैं। बेसिकली इस कौंसिल को एक मशावरती इदारा बनाया गया था, लेकिन असल में ये इदारा मशावरती हैसियत से बहुत ज़्यादा अमली तौर पर बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर शामिल होने वाले तमाम तर ओहदेदार बहुत अहम हैं और बहुत बाअसर शख्सियात हैं, जैसे कि सदर, वज़ीर आज़म, चारों सूबा के वज़राए आला और सेनेट का चेयरमैन, कौमी असम्बली का स्पीकर, अपोजिशन लीडर, यानी इसके और तीनों फ़ौज के जो सरबराहान हैं, चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी, इन सब की इस कौंसिल में शमूलियत से ये कौंसिल काफ़ी अहमियत की हामिल है और ये सिर्फ़ एक बहस करने वाला या मशावरती इदारा नहीं रहा, बल्कि अमली तौर पर ये बहुत बाइख्तियार इदारा बन गया है। इस कौंसिल के जो फ़ैसले हैं उनके तरीक़ाकार के लिए कोई मेथड नहीं सजेस्ट किया गया, ना तो यहाँ इसके ज़रिए वोटिंग होती है और ना ये इदारा कोई बहस करता है। लेकिन ये क्या करता है कि कौमी नौइयत के जो मसले हैं उनको मुख्तलिफ़ पहलुओं से उनका जायज़ा लेता है और जो इंतज़ामी मशीनरी है उसको अपने मशवरे से आगाह करता है और ये इदारा पॉलिसी और प्रोग्रामों की तश्कील और अहम हुकूमती फ़ैसलों पर यकीनन असरअंदाज़ होता है, क्योंकि क़ुव्वत के जो जितने भी सरचश्मे हैं हमारे रियासत पाकिस्तान के अंदर, उन सब को एक टेबल पे इकट्ठा कर दिया गया है
और इस तरह एक जो दिफाई अफवाज के जो सरबराहान हैं और चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी और चारों सूबों के वज़राए आला, सदर, वज़ीर-ए-आज़म, इन सब के मिलने से एक ऐसी ताउन की फ़िज़ा और हम आहंगी की फ़िज़ा पैदा होती है जहाँ पर कौमी नौइयत के तमाम मसाइल को हल करने के लिए एक मौसर पॉलिसी तश्कील दी जा सकती है। और इसके अलावा ये फ़ौज की जो बहरानी कैफ़ियत है उससे भी ओहदा बरान होने में इसके साथ आसानी रही है। और इसके ज़रिए इसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि जब से ये नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का नफाज़ अमल में आया है, मुल्क में मार्शल लॉ और बराह रास्त फ़ौजी इक़्तिदार के नफाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके जो फ़राइज़ हैं वो ये हैं कि ये मुल्की सालमियत, इस्तेहकाम, आज़ादी, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जितने भी मामलात हैं उनमें जो मशवरा फ़राहम करती है। और बेसिकली इसका मशवरा अमली तौर पर एक फ़ैसला बन जाता है, क्योंकि तमाम जो इदारों के सरबराहान हैं और हुकूमत की इंतज़ामी मशीनरी के अहम तरीन अहदेदार सब के सब इसके अंदर शामिल हैं। उसके अलावा मुल्की दिफा के लिए तैयार की जाने वाली पॉलिसियों के हवाले से मामलात इसके अंदर ज़ेर बहस आते हैं। जमहूरी इदारों और निज़ाम हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हवाले से मामलात, मुल्क भर या किसी भी सूबे के हालत के पेश नज़र हंगामी हालात के नफाज के हवाले से मामलात, यानी किसी भी सूबे या इलाके में के अंदर हालात ख़राब हों तो वहाँ पर इमरजेंसी के नफाज के हवाले से मामलात इसके अंदर ज़ेर बहस आते हैं। जैसे किसी इलाके के अंदर पाकिस्तान के बाज़ इलाकों के अंदर जो कबायली इलाके थे वहाँ अगर ऑपरेशंस होते हैं, उस तरह के मामलात ये भी कौमी सलामती कौंसिल के अंडर डिस्कशन आते हैं। इसी तरह कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली या सब असम्बलियों को डिज़ोल्व करने से रिलेटेड जितने मामलात हैं, यानी असम्बलियों को ख़त्म करना, उनको डिज़ोल्व करके नए इलेक्शन करवाना। इलेक्शन करवाना इसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन उसको डिज़ोल्व करने इसके हवाले से कोई भी मामला अगर उठता है तो उसके हवाले से सजेशंस देना। उसके अलावा मरकज़ी या सूबाई हुकूमतों को बर्खास्त करने के हवाले से मामलात, किसी भी नौइयत का जो दस्तूरी बहरान है उससे निपटने के हवाले से मामलात, मरकज़ और सूबों में ताउन और तवाज़ुन के हवाले से मामलात, और मुख्तलिफ इदारों और ओहदेदारों में बाहमी रोक टोक और तवाज़ुन यानी चेक और बैलेंस का जो निज़ाम है उसके हवाले से मामलात। इस कौंसिल की जो इम्पोर्टेंस है, अफादियत है, वो इस तरह से है कि ये इदारा बेसिकली पाकिस्तान में दस्तूरी हवालों से उठने वाले जितने भी मसाइल हैं उनसे उनसे निबर्द आज़मा होने के लिए ये कायम किया गया है। और ये इदारा एक सेफ्टी वॉल्व का किरदार अदा करेगा ताकि इंतहाई इक़दामात उठाने से गुरेज में मदद मिले और मुल्क मार्शल लॉ से महफूज रहे। बेसिकली सेफ्टी वॉल्व वो वॉल्व होता है जिसके ज़रिए जो भी आप कहें कि प्रेशर होता है इनसाइड द गवर्नमेंट, इनसाइड एनी इंस्टीट्यूशन, वो बिल्ड अप नहीं होता, वो एमिट हो जाता है वहाँ से। इसको आप ये कह सकते हैं कि जैसे सेफ्टी वॉल्व की एग्जांपल आप को मैं प्रेशर कुकर से दे सकती हूँ कि जब प्रेशर कुकर का हम वेट उठाते हैं तो एक सेफ्टी वॉल्व होता है जिसके थ्रू उसकी सारी गैस निकलती रहती है। अगर उसको हम बंद कर दें और बहुत अरसे तक वो उसके अंदर ही उसकी गैस पकती रहे, जमा होती रहे, तो एट द एंड एक ब्लास्ट होता है। तो यही सेफ्टी वॉल्व का काम होता है कि वो किसी ब्लास्ट से आपको रोकता है। और ये इदारा सेफ्टी वॉल्व की हैसियत इस तरह रखता है कि तीनों अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, चारों सूबों के वज़राए आला और वज़ीर-ए-आज़म एक टेबल पर जब बैठते हैं, मुल्की मसाइल के ऊपर बहस करते हैं, तो कोई किसी भी किस्म की किसी नौइयत के पैदा होने वाले इख्तिलाफ़ात को के लिए ये एक सेफ्टी वॉल की हैसियत रखती है और उन इख्तिलाफ़ात को दूर किया जा सकता है इससे पहले कि किसी किस्म का कोई क्राइसिस पैदा हो। इस तरह ये क्राइसिस मैनेजमेंट में मदद देता है। इसके अलावा ये कौंसिल पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान को ये मौका फ़राहम करती रहेगी कि वो मुल्की मसाइल और कौमी मसाइल के हवाले से अपने मशवरों से सियासी इंतज़ामिया को आगाह करते रहें। सियासी इंतज़ामिया का मतलब वज़ीर-ए-आज़म, वज़राए आला, सदर। अफवाज को मुशावरत में शामिल किया जाना कौमी एतबार से मुफीद साबित होता है, क्योंकि इस तरह किसी मावराए आइन यानी आइन से बढ़कर, आइन से हट कर कोई कदम उठाने की ज़रूरत पैदा नहीं होती। आइन से हट कर कदम कौन सा उठाया जब किसी मुल्क के अंदर, जब मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगता है। और पाकिस्तान की एक सियासी हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान के अंदर लंबे अरसे तक मार्शल लॉ रहा। 10 साल तक अयूब खान का, तकरीबन 3 साल तक यहिया खान और फिर तकरीबन 11 साल तक
ज़ियाउल हक और फिर 10 साल तक मुशर्रफ का मार्शल रहा। तो ऐसा इसलिए था कि फ़ौज और जो सियासी इंतज़ामिया थी इनके दरमियान एक गैप था। उस गैप को इस कौंसिल के ज़रिए फ़िल करने की कोशिश की गई है ताकि फ़ौज को कोई ऐसा दाम ना उठाना पड़े जो गैर आइनी हो, यानी आइन को सस्पेंड करना या फ़ौज का हुकूमत में आना, और उससे पहले ही जो सियासी और कौमी मसाइल हैं उनका हल तलाश कर लिया जाए। इसके अलावा कोई रुकन कौंसल इजलास तलब करके अपने मसाइल को ज़ेर बहस ला सकता है। अब रुकन कौंसल कौन होगा? अहम तरीन ओहदेदार, वज़ीर आज़म, वज़राए आला, कोई भी इनमें से या अफवाज के सरबराहान में से कोई भी इजलास तलब कर सकता है और अपने जो तनाज़ा है उसको कौंसल में पेश कर सकता है। और ये ख़ास तौर पर जो सूबाई वज़ीर आला हैं उनके हवाले से भी है कि यूँ सूबों की शिकायत के अजाले की एक सही सूरत पैदा हो गई है इस कौंसिल के ज़रिए। इसके अलावा मरकज़ और सूबों ने सिविल और फ़ौजी हलकों के दरमियान राब्तों का ये एक अहम ज़रिया बन गई है जो मुख्तलिफ़ पॉलिसियों की तश्कील और उनके तसलसल को मुमकिन बना सकती है। उसके अलावा सदर, वज़ीर आज़म या कोई भी जो वज़ीर आला है अपने आप को मुख्तार कुल समझते हुए मनमानी नहीं कर सकता। कौमी सलामती कौंसिल की बदौलत हर बाइख्तियार फ़र्द अपने अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकलने और आमनाना रवैया इख्तियार करने से गुरेज करेगा, क्योंकि सब के सब एक ही इदारे के अंदर शामिल हैं और सबका काम कौमी सलामती से रिलेटेड पॉलिसियों को चेक करना, बनाना, उनको वैल्यूएट करना और क्राइसिस मैनेजमेंट है। तो इस तरह कोई भी हर इदारे के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस है, बाहमी रोक टोक और तवाज़ुन का निज़ाम इस कौंसिल के ज़रिए हमें नज़र आता है। इसके अलावा सिविल इंतज़ामिया को अक्सर फ़ौजी इदारों से मदद मांगने की ज़रूरत पड़ती है और जब कोई ऐसी कैफियत पैदा हो तो कौंसिल के इजलास में सिविल अपने फ़ौजी साथियों से के ताउन के लिए कह सकती है, सिविल इंतज़ामिया कह सकती है। इस तरह राब्ते और ताउन का माहौल पैदा करने में कौमी सलामती कौंसिल बहुत मुआविन साबित होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल है ये नेशनल इंटेग्रिटी यानी कौमी यकजहती को, कौमी सालमियत को और कौमी जितने भी कौमी सालमियत, कौमी तहफ़्फ़ुज़ के जितने भी मसाइल हैं उनके ऊपर जितनी भी पॉलिसी मेकिंग है उसको इवैल्यूएट करती है और अपने मशवरे से इस कौमी सलामती को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। और किसी किस्म की जो क्राइसिस मैनेजमेंट है क्राइसिस मैनेजमेंट में इसका जो किरदार है वो बहुत मौसर हमें नज़र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़े हैं ये अगेन मुशर्रफ दौर की एक यादगार है। इससे पहले 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बेसिक डेमोक्रेसीज़ का सिस्टम बताया था जो कि अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया था। बेसिकली जो बेसिक डेमोक्रेसीज़ थी इसका मकसद था कि जो अवामी सतह पर और निचली सतह पर अवाम के अंदर इख्तियारात की मुंतकिली, अवामी नुमाइंदों के अंदर इख्तियारात की मुंतकिली, ताकि जो लोकल लेवल के मसाइल हैं उनको मकामी सतह के मसाइल को मकामी सतह पर ही हल किया जा सके। और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट के हवाले से और बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको प्रैक्टिस भी किया जाता है, जिसमें से एक इंग्लैंड भी है। लेकिन उसके अंदर अयूब खान के दौर में जो बेसिक डेमोक्रेसीज़ मुतारिफ़ करवाई गई उनके अंदर ख़ामी ये थी कि उनको एक इंतखाबी इदारा बना दिया गया जिसका काम सदर और जो असम्बलीज़ थी उनका इंतखाब था, जिसकी वजह से उसकी ख़ास कोई अफादियत नहीं रही। और बेसिकली इसकी ज़रूरत पाकिस्तान के अंदर थी कि एक ऐसे इदारे बनाए जाएँ जिनकी में इख्तियारात निचली सतह पर अवामी इदारों के हवाले हों और अवामी मसाइल को अवामी सतह पर हल किया जाए। जो छोटे छोटे मसाइल हैं जिनको एक MPA MNA हल नहीं कर सकता, उनको गली और मोहल्ले के लेवल के जो मसाइल हैं उनको वहीं पर हल किया जाए। तो इसके लिए मुशर्रफ दौर में एक प्लान बनाया गया जो कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान कहलाया, यानी इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली। और इस प्लान के तहत जनरल मुशर्रफ ने मुकामी इदारे तश्कील दिए और सूबाई हुकूमत के बहुत से इख्तियारात इन मुकामी इदारों को दे दिए गए। मुकामी का मतलब होगा जो ज़िले लेवल है वहाँ पर और बल्दियाती लेवल्स पर। दिसंबर 2000 से अगस्त 2001 तक मुकामी इदारों के इंतखाबात करवाए गए और 14 अगस्त 2001 को नया बल्दियाती निज़ाम राइज किया गया। ये निज़ाम 3 दर्जों पर मुश्तमिल था: ज़िले हुकूमत, तहसील या टाउन हुकूमत और यूनियन कौंसिल।
अब ये ज़िले के बाद तहसील या टाउन आता है, और फिर तहसील या टाउन के बाद यूनियन कौंसिल आती है। और उसके बाद नए मनसूबों की बुनियाद दर्ज झैल निकात पर रखी गई थी कि सियासी इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि सूबाई हुकूमत के बहुत से इख्तियारात भी इनको दे दिए गए थे। और दूसरा इसका पॉइंट ये था कि इंतज़ामी इख्तियारात की लामरकज़ियत। लामरकज़ियत डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि इख्तियारात जब एक इदारे के पास सारे के सारे इख्तियारात इकट्ठे हो जाएं, मरकज़ियत हो, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होगी, तो उतना ही उस तक एक्सेस मुश्किल होगी, रसाई आम आवाम की मुश्किल होगी। लेकिन जितना इख्तियारात को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, यानी इख्तियारात को तकसीम किया जाएगा और निचले लेवल पर ख़ास तौर पर पहुँचाया जाएगा, उतना ही अवामी मसाइल के हल करने में आसानी रहती है। उसके बाद ज़िलई मसाइल पर वसाइल की तकसीम, यानी हर ज़िले के जो मसाइल हैं उसके मुताबिक सूबाई जो वसाइल हैं उनको तकसीम किया जाए। जैसे किसी ज़िले की आबादी ज़्यादा होती है, किसी ज़िले की सड़कें बहुत ख़राब हैं, किसी ज़िले की निकासी का इंतज़ाम बहुत ख़राब है, तो उस ज़िले को, उस इलाके को, उस शहर को बाकी जो इलाके हैं उनसे किस तरजीही बुनियादों पर उसके हालात को बेहतर किया जाए। उसके बाद इंतज़ामी फ़राइज़ की लामरकज़ियत, यानी इंतज़ामिया के पास इतने ज़्यादा फ़राइज़, इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ और इतने ज़्यादा पावर्स हों कि जो निचले लेवल है उस तक उसकी एक्सेस या ग्रिप उस तरह से ना हो सके। तो मकामी सतह पर इंतज़ामी फ़राइज़ को देने का मतलब यह है कि जो स्ट्रीट लेवल के क्राइम्स हमें नज़र आते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स नज़र आते हैं, उनको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करने के लिए ये प्लान बनाया गया था। मकामी हुकूमती निज़ाम की तश्कील किस तरह की गई कि ज़िलई हुकूमत को नाज़िम, नाइब नाज़िम, ज़िलई कौंसल और ज़िलई इंतज़ामिया पर मुश्तमिल किया गया। यानी एक ज़िले के अंदर सबसे बड़ा जो ज़िलई हेड होगा वो नाज़िम था, उसके बाद उसका नाइब नाज़िम, फिर ज़िलई कौंसलर और ज़िलई इंतज़ामिया जो इस सारे निज़ाम को चलाती थी, और इस हुकूमत का सरबराह नाज़िम कहलाता था। ज़िलई कोऑर्डिनेशन ऑफिसर DCO इसकी मुआवनत करता है, और नाइब नाज़िम ज़िलई कौंसिल का और DCO ज़िलई इंतज़ामिया का सरबराह होता है। ज़िला भर के कौंसलर 4 साल के लिए ज़िला नाज़िम और नायब नाज़िम का इंतखाब अमल में लाते थे, और ज़िला नाज़िम और नायब नाज़िम के लिए कम अज़ कम मैट्रिक पास होना ज़रूरी था। लाजिम था कि दोनों को इंतखाबात में 50% से ज़्यादा वोट मिले हों, यानी एक बड़ी मेजॉरिटी का हासिल होना ज़रूरी था। ऐसा नहीं था कि अगर 4-5 उम्मीदवार खड़े हैं और किसी एक को 20-25% हासिल हों और बाकियों को 15-16%, तो जिसको इतने 25 से 30% हासिल हों उसको कामयाब करार दिया जाए। यानी 50% वोट का मतलब ये है कि वाज़े अक्सरियत, एक बड़ी अक्सरियत का वो नुमाइंदा हो। ज़िला नाज़िम ज़िले हुकूमत का सरबराह, और ऐसा ये शर्त इसलिए भी रखी गई थी, एक तो वो बड़ी आबादी का नुमाइंदा होगा, और दूसरा जो लोकल लेवल है उसके ऊपर लोग अपने नुमाइंदों को बेहतर तरीके से जानते हैं, और अगर उस लेवल पर भी लोग कोई शख्स अब भारी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकता, वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं कर सकता, तो उसकी नुमाइंदगी भी मशकूक होती है, इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं होती। ज़िला नाज़िम ज़िलई हुकूमत का सरबराह होता है, जबकि नायब नाज़िम ज़िलई कौंसिल के इजलासों की सदारत करता है। नाज़िम और नायब नाज़िम की मुआवनत के लिए ज़िलई कौंसिल बनाई गई थी। ज़िले भर की यूनियन कौंसिलों के नाज़मीन को ज़िला कौंसिल की रुकनियत हासिल थी। ज़िला कौंसिल की 33% नशिस्तें ख़वातीन, 5% मेहनत कश यानी कि लेबर्स के लिए, और 5% अक़लियतों के लिए यानी गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस की गई थी। ज़िला कौंसिल कानून साज़ी करती थी और ज़िले के बजट की तौसीक़ करती थी, महसूलात की मंजूरी देती थी, और ज़िले की तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद का फ़ैसला करती थी, और ज़िले हुकूमत के तमाम मामलात की निगरानी भी करती थी। ज़िले इंतज़ामिया DCO की निगरानी में काम करती थी, जो 20 या 21वीं ग्रेड का मुलाजिम होता है। DCOs बेसिकली जो सरकारी मुलाजिम थे, वो ज़िले इंतज़ामिया की निगरानी DCO की निगरानी में गए ज़िले इंतज़ामिया काम करती थी, और ज़िले के तमाम महकमों की सरबराही मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ही करते थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है तहसील या टाउन हुकूमत और नाज़िम। ऊपर जो आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, यानी मुकामी हुकूमती निज़ाम की तश्कील, ये सारा वही चीज़ें इसके अंदर रिपीट हो रही हैं कि ज़िलई हुकूमत का जो सरबराह है वो नाज़िम था, उसके साथ एक नायब नाज़िम था, और इसकी सारी इंतज़ामिया जो ज़िलई इंतज़ामिया थी, इसका सरबराह नाज़िम इस ज़िलई इंतज़ामिया को चलाता था, और उसके लिए कम अज़ कम जो तालीम की शर्त मैट्रिक रखी गई थी, और 4 साल के लिए ये अपने जो फ़राइज़ थे उनको सरअंजाम देता था। और कौंसिल की सदारत जो ज़िले कौंसिल थी उसकी सदारत नायब नाज़िम करता था।
जबकि जो ज़िले इंतज़ामिया थी उसका हेड नाजिम था। और तहसील या टाउन की सतह पर नाजिम और नायब नाजिम का वही मुकाम था जो ज़िले सतह पर ज़िले नाजिम और नायब नाजिम का। यानी जो ज़िले नाजिम था वो ज़िले की सतह पर था, और जो तहसील या टाउन का नाजिम था वो टाउन की सतह पर था। इसको आप एग्जाम्पल में ऐसे समझ सकते हैं कि 4th ईयर की प्रॉक्टर्स और 2nd ईयर की प्रॉक्टर्स, यानी जो 4th ईयर है वो बड़ी क्लास है और वो 4th ईयर के वही फ़राइज़ अदा करती है अपनी क्लासेस को डिसिप्लिन को मेंटेन करने में। इसी तरह 2nd ईयर की जो क्लासेस हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनके डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए 2nd ईयर की प्रॉक्टर्स होती हैं। लेकिन जो हेड गर्ल्स है या पूरी कॉलेज की जो चीफ प्रॉक्टर है वो 4th ईयर में से बनाई जाती है। तो इसी तरह क्योंकि वो बड़ी क्लास है, तो जो ज़िला है वो बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, तो ज़िले का हेड ज़िले नाजिम होता है। तो तहसील ज़िले का बेसिकली एक हिस्सा होता है। तो जो तहसील है उसका हेड यही नाजिम, और तकरीबन वही सारे फ़राइज़ अंजाम देता है जो ज़िले का नाजिम देता है। तहसील टाउन जो इंतज़ामिया है तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर, TMO और इलाकाई सरकारी ऑफिसर्स पर मुश्तमिल होती है, जो तहसील टाउन के जितने भी फ़राइज़ हैं उनकी तहसील नाजिम की मुआवनत से अदा करते हैं। तहसील का बेसिकली यहाँ पर उन्होंने एक डिफरेंस दिया है कि वहाँ DCO की निगरानी में काम करता है, और यहाँ तहसील म्यूनसिपल जो ऑफिसर होता है जिसको TMO कहते हैं उसके ज़ेर निगरानी काम करता है। उसके बाद आती है यूनियन हुकूमत और नाजिम। ज़िले और तहसील हुकूमतों के बाद तीसरी जो आती थी इस बुनियादी जो डेवोल्यूशन पावर था, बेसिक डेवोल्यूशन पावर, उसके अंदर वो थी यूनियन हुकूमत और नाजिम। यूनियन हुकूमत भी उन्हीं अफराद पर मुश्तमिल थी, यानी यूनियन के अंदर भी नाजिम, नायब नाजिम, यूनियन कौंसल और यूनियन इंतज़ामिया शामिल थी। यूनियन कौंसल का सरबराह जैसे ऊपर तहसील का और ज़िले का था नायब नाजिम, तो यहाँ भी नायब नाजिम है, और ओवरऑल जो यूनियन इंतज़ामिया है उसका सरबराह नाजिम है। और यूनियन हुकूमत भी शहरों और देहातों में यकसां तौर पर कायम की गई थी। नायब नाजिम और नाजिम दोनों के लिए मैट्रिक तक तालीम लाजमी थी। इसका इंतखाब भी यूनियन कौंसिल में रहने वाले अफराद करते थे जिनका नाम राय दहिंदगान यानी वोटर की फहरिस्त में शामिल हो, यानी आम वोटर जो बालिग हक़ राय दही की बुनियाद पर लोग इनका इंतखाब करते थे, और ये वही फ़राइज़ सर अंजाम देता था जो तहसील की सतह वाले नाजिम और ज़िला की सतह वाले नाजिम सर अंजाम देते थे। लेकिन क्योंकि ये छोटे लेवल पर थे, तो इनका काम था कि जो ज़िलेई इंतज़ामिया है उसके साथ ताउन करना। इनके अंदर भी ख़वातीन की और मेहनत कशों की जो नशिस्तें थी उनके लिए भी मखसूस की गई थी, और बेसिकली ये काम करते थे कि जो यूनियन कौंसिल का बजट था उसको मंजूर करते थे, सड़कों, पुलों और सरकारी इमारात का तहफ़्फ़ुज़ करना, तहसील और ज़िले की हुकूमतों से ताउन करना क्योंकि ये उनके अंडर आते थे, और महसूलात यानी टैक्सेस आयद करने का इख्तियार भी इनको हासिल था। तो ये बेसिकली वो है इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली या डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान था जो मुशर्रफ दौर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। आपकी बुक्स का एडिशन पुराना है और इसके अंदर यही लिखा गया है कि कराया गया और कराया जाता रहा। असल में ये जो प्लान था ये भी जिस तरह से अयूब खान के दौर के बाद उसकी भी सिर्फ एक वो जो बेसिक डेमोक्रेसीज़ थी उनको ख़त्म कर दिया गया, तो अब ये मुशर्रफ दौर की भी कुछ याददाश्तें ही बाकी हैं। बहुत अब जो नाज़िम और ये जो ज़िले सतह के ये जो इदारे थे जिनको बनाया गया था, अब जो जनरल इलेक्शन हुए हैं उनके अंदर ये जो निज़ाम था इसको मुकम्मल तौर पर राइज़ नहीं किया गया, बल्कि किसी हद तक इसको चेंज करके कुछ ना कुछ इसके अंदर आप कह लें कि रिफ़ॉर्म्स करके इनको नाफिज़ करने की कोशिश की गई है। लेकिन जितना ज़्यादा ये हमें यहाँ पर डिटेल्ड नज़र आता है और जितने ज़्यादा इसके अंदर इदारे और अफराद की सिलेक्शन है, जितने ज़्यादा ओहदेदार हैं इतने ज़्यादा अब नहीं हैं। और अब सिर्फ जो है ज़िले की सतह पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन वगैरह हैं जिनके पास ये बेसिक जो डेवोल्यूशन पावर्स हैं वो उनको हासिल हैं, और बुनियादी तौर पर जो एक ज़िले की सतह पर जो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन वगैरह हैं और नाजिम हैं उनको इख्तियारात हासिल हैं जो कि इस पावर प्लान का डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान का हिस्सा है।